सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। सर 36 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इजराइल हमास के बीच जंग को लेकर, और जिस प्रकार से हमास ने सरप्राइज किया है इजराइल को और उसके बाद इजराइल ने जो पलटवार किया है गाजा पर, वो हैरान करने वाला है। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, हमास के पास इतनी ताकत कहां से आई सर? 5,000 राजेश, एक साथ में दागना, और अभी भी अंदेशा इस बात का है कि 10 से 15,000 रॉकेट हमास के पास और हो सकते हैं। तो ये ताकत हमास के पास कहां से आई सर? राजेश, हमास के पास ताकत पहले से भी थी। देखिए, जब वो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, पीएलओ, यासर अराफत के टाइम, तब से ही हमास उभरता रहा। 80 के दशक की बात है। और इसने आस्ते आस्ते अपनी कैडर की संख्या बढ़ाई और आस्ते आस्ते अरब देशों में अपनी पैठ बढ़ाई। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 दशक से हमास ने अपनी मिलिट्री ताकत बहुत बढ़ाई। हमास क्या करता है कि दुनिया भर के जितने अरब देश हैं उनसे फंडिंग कर लेता है, और कहीं से भी ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, किसी भी रूट से हथियार खरीद कर उनको गजा स्ट्रिप में ले आता है। उनको सबसे बड़ी सुविधा ये है कि जो गजा का जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, वहां से स्मगलिंग करके ले आते हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हुए हैं, और जो भूमध्य सागर है, समुंदर, उस पे भी स्मगलिंग करके समुंदर के रास्ते से ले आते हैं। और जी पिछले 10 साल से तो हमास ने अपने यहीं पर अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, बेसमेंट में, हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे, जहां पे कि वो अपने हथियार, खास तौर से जो रॉकेट्स हैं, होममेड रॉकेट्स हैं, क्वासाम रॉकेट्स हैं, खुद ही बना लेते हैं। जी जी। राजेश। ये नेतन्याहू का एक बयान आया, और जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका बयान, या इजरायली फोर्सेस के कमांडर का बयान, कि हमास के लिए ये आखिरी लड़ाई है, हम हमास को नेस्ता नबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा सर ये, क्योंकि हमास की, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने अंडरग्राउंड सुरंगें बना रखी हैं, बंकर्स हैं, उसी के अंदर ट्रेनिंग भी चल रही है, हथियार भी वहां पे डिप्लाई हैं, इजराइल के बंधक भी वहां पे रखे गए हैं। तो कितना मुश्किल ये मोसाद के लिए, इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए ये ऑपरेशन होने वाला है सर। हाँ राजेश, जहां तक नेतन्याहू की बात है, उन्होंने स्टेटमेंट तो दी है कि हमास के लिए खत्म कर देंगे और ये हमास का आखिरी जंग है। जी लेकिन दिक्कत इसमें काफी सारे हैं। मोसाद को हमास के बारे में प्राय प्राय 100% जानकारी है कि हमास के जो लीडरान हैं वो कहाँ पर हैं, किस घर में रहते हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, उनके अंडरग्राउंड बंकर्स कहाँ हैं जहाँ वो हथियार स्टोर करते हैं या हथियार बनाते हैं। लेकिन मुश्किल है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए गजा स्ट्रिप में घुसकर ओपन लड़ाई करना काफी कठिन है। ये समझना पड़ेगा कि गजा स्ट्रिप जो है ये एकदम घना शहर है। ओके। पहले ये रिफ्यूजी कॉलोनी हुआ करता था, आज से 60 साल 70 साल पहले। वो होते 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 पक्के मकान बन गए हैं। जब उनकी आबादी बढ़ी तो अब उन्होंने वहां पे 5 मंजिला 10 मंजिला घर बनाने शुरू कर दिए रिफ्यूजीज ने। इनकी अरब की जो तीसरी पीढ़ी है एज रिफ्यूजीज, वो वहां रह रहे हैं। सबसे मुश्किल चीज फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से है, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, अटैकर की ये दिक्कत है कि गजा की जो गलियां हैं वो सिर्फ 10 फीट चौड़ी हैं। ओके। वहां पे कोई रास्ते ऐसे नहीं है जो कि 30 फुट 40 फुट चौड़े हों, जहां के टैंक लेके घुस जाएं या बख्तरबंद गाड़ियां लेके घुस जाएं। अगर इजराइल की आर्मी गलती से ये 10 फुट चौड़ी गलियों में टैंक या बख्तरबंद गाड़ी लेके घुस जाएगी तो वो तो बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि किसी भी खिड़की को खोल के कोई भी हमास का बंदा उस टैंक के अंदर एक ग्रेनेड डाल देगा और ठीक। गायब हो जाएगा। तो मिलिट्रीली इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए गजा में घुसना असंभव है, नामुमकिन है। थोड़ी बहुत पुलिस एक्शन कर सकते हैं, लेकिन गजा में 20 लाख लोग रहते हैं 30 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एरिया में। उनको हिलाना, उनको मिलिट्रीली डिफीट करना मुश्किल है, असंभव है। दुनिया की कोई मिलिट्री नहीं कर सकती। हाँ, इजरायली एयरफोर्स हवा से बम गिरा सकती है,
लेकिन इतना ही है, हवा से बम गिराकर वो 200, 400, 800, 1000 घरों को नष्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा इजराइल की एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकती। तो गजा में तो 2 लाख घर हैं। 2 लाख घरों में से अगर 1000 या 2000 घरों को नष्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमास को या फिलिस्तीन को। जिस रणनीति पे इजराइल काम कर रहा है, कल 1 से 1.5 लाख सैनिकों को गजा की तरफ भेजा गया और कहा गया कि इसे चारों तरफ से घेर लो, राशन, पानी, बिजली, फ्यूल सब बंद कर दो। इसको किस प्रकार से देखेंगे आप? जी हाँ, इसके पहले भी इज़राइल कई बार उनकी बिजली बंद कर चुका है, पानी बंद कर चुका है, आना-जाना बंद कर चुका है। समुंदर की तरफ यानी भूमध्य सागर की तरफ से भी ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड कर चुका है। इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गज़ा के ऊपर, क्योंकि गज़ा में किसी भी वक़्त उनके पास जनरेटर चलाने के लिए डीज़ल होता है। पीने का पानी ठीक है, नहाएँगे नहीं लेकिन पीने का पानी लायक होता है। खाना गजा के लोग बाय हैबिट हमेशा 1 महीने का 2 महीने का स्टोर करके रखते हैं। तो गजा में आप बिजली बंद कर दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, आना-जाना बंद कर दीजिए, राशन बंद कर दीजिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ जो पहले भी देखा गया है कि जब 15 दिन के लिए उनका राशन बंद कर देते हैं, तो उसके बाद दुनिया के अलग-अलग संगठन हैं, यूनाइटेड नेशन है और यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे अंग हैं, वो सब बीच में आ जाते हैं और मानव अधिकार के संरक्षण के नाम पर गजा को कम से कम खाने-पीने की वस्तुओं के लिए खोल दिया जाता है, दवाइयों के लिए खोल दिया जाता है। बाकी जहाँ तक आईडीएफ ने 1 लाख, 1.5 लाख फौज जमा कर ली है गजा के बॉर्डर में, उसका गजा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी आईडीएफ जो है गजा, देखिए गाज़ा को इज़राइल ने एक फेंस से और एक हाई कंक्रीट वॉल से बंद किया हुआ है। इस हाई जी, फेंस या कंक्रीट वॉल की लंबाई करीबन 40 किलोमीटर है। तो ऐसे भी इज़राइल की आईडीएफ की जो बटालियंस हैं, टुकड़ी हैं या उनके जो अटैक फॉर्मेशन है, वो उस दीवार से या वायर फेंसिंग से महज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर हुआ करते थे। अब सिर्फ इतना हो गया कि वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर नहीं है, अब महज 50 मीटर दूर हैं। लेकिन ये सोचना कि ये 1 लाख या 1.5 लाख लोग गज़ा के अंदर घुस जाएँगे एक साथ, वो असंभव है। अगर वो ये 1 लाख इज़राइली रिज़र्विस्ट अगर गज़ा के अंदर हमला करते हैं, आईडीएफ के रेगुलर लोग ज़्यादा नहीं है, आईडीएफ में गज़ा के अंदर घुसने के लिए आईडीएफ के रेगुलर जो ट्रूपर्स अवेलेबल हैं, वो मुश्किल से 20,000 या 30,000 हैं। ठीक, 70-80 हज़ार रिज़र्विस्ट को घुसना पड़ेगा। ठीक, मैसाकार हो जाएगा, पीएलओ के 1,000 मरेंगे लेकिन आईडीएफ के 5,000 मर जाएँगे। और ठीक। कुछ हासिल नहीं होगा, आईडीएफ को बुरी तरह से हार के वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग होगी। खिड़कियों से और लोग दुकानों के अंदर से, खिड़कियों के अंदर से और विंडोज़ के अंदर से आईडीएफ के ऊपर आप गोले फेंकेंगे। पॉइंट है, जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, और कि इज़राइल जाना जाता है बदला लेने के लिए। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 850 से 900 इज़राइली मारे जा चुके हैं हमास के हमले में, और इज़राइल वो देश है जो एक के बदले 10 को मारता है। तो इस क्या लगता है आपको कि इज़राइल पीछे हट जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर नेतन्याहू की कुर्सी तो गई। किस प्रकार से देखें? हाँ, देखिए नेतन्याहू की कुर्सी तो गई, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत छोटे मार्जिन से ही जीतने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है कि वह सोते रह गए और हमला हो गया। तो वो उनकी कुर्सी गई, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक पीएलओ की बात है, इज़राइल की बात है, इज़राइल क्या करेगा भविष्य में? देखिए, इज़राइल की नेवी समुद्र से फायर कर सकती है, दूर रहकर। इज़राइल की आर्टिलरी फायर कर सकती है गज़ा के ऊपर, दूर रहकर। इज़राइल की एयरफ़ोर्स जो है वो हवा से फायर कर सकती है गज़ा के ऊपर, दूर रहकर। लेकिन इससे गज़ा के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी जब इस तरह हुआ था, इंतिफ़ादा की बात है या स्टोन पेल्टिंग जब हुए थे और बाद में 2014 में उस वक़्त भी हमास ने करीबन 4,000 रॉकेट फायर किए थे। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बम कुछ गिरते हैं आसमान चीज़ से और तो है वो ना, असर सर, एक चीज और चर्चा में चल रही है कि अगर फर्क नहीं पड़ता तो इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी देख सकता है। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। फिर क्या बचेगा हाँ, इसका?
हाँ, ये कहने वाली बात है। देखिए, मिलिट्री पॉइंट से टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का अगर इस्तेमाल करेगा तो गजा पट्टी जो है, छोटा सा एरिया है, 10 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर, वो भस्म हो जाएगा। वहां 20 लाख लोग रहते हैं, वो भी भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बाद तो दुनिया की सारी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, और भारत भी, कोई भी इज़राइल का साथ नहीं देगा। पूरे दुनिया से इज़राइल की थू-थू हो जाएगी, इज़राइल अलग-थलग पड़ जाएगा। अगले दशकों के लिए, अगले 50 साल, 100 साल के लिए कोई इज़राइल को बात भी नहीं करेगा। इज़राइल का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। अगर उसने गलती से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके गजा में 2 लाख या 20 लाख अरब लोगों को मार डाला, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड वाला सिर्फ बोलने वाली बात है। 10,000% चांस है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं कर सकता। सवाल सर, बस आखिरी सवाल, जल्दी से उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा। आज ईरान ने ओआईसी देशों की मीटिंग बुलाई है, वहीं यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की भी बैठक आज है। क्या कुछ इन दो बैठकों में हो सकता है ऐसा? हाँ, जहां तक यूरोपियन यूनियन की बैठक का सवाल है, पश्चिमी देश सब जमा होंगे, स्टेटमेंट इशू करेंगे इजराइल के समर्थन में, और भर्त्सना करेंगे हमास की। इससे जी। ज्यादा कुछ नहीं होना, क्योंकि कोई भी यूरोपियन देश जो है मिलिट्री तौर पर, फौजी तौर पर अभी वो बहुत परेशान है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ही उलझे हुए हैं यूरोप के सारे देश। वो अब हमास के साथ इतना ज्यादा उनके पास ऑक्सीजन या हथियार या पेशेंस या कह लीजिए दिल